अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाद हमने एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। अब जो हमारे पास जो अगला मॉडल आता है वो है बोर एटॉमिक मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो ये आज हम पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल, और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे बोर और रदरफोर्ड का हम कंपैरिजन करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो बोर एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करते हैं। पहली जो बात है कि 1913 में 1913 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नील बोहर। क्या नाम था? नील बोहर। इसने ये मॉडल पेश किया था, इस वजह से इसको कहते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। ये 1913 में नील बोहर ने पेश किया, और इस वजह से इसको क्या कहते हैं? बोर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब आपको पता है कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, उसकी जो बुनियाद थी, उसकी बेस थी, वो थी क्लासिकल थ्योरी पे। किस पे थी? क्लासिकल थ्योरी पे। लेकिन जो बोर एटॉमिक मॉडल है, इसकी बुनियाद क्वांटम थ्योरी पे थी। किस पे थी? क्वांटम थ्योरी पे। ये एक सिंपल सी बात होगी कि 1913 में नील बोहर ने ये मॉडल पेश किया, और इसकी जो बुनियाद उसने अपने मॉडल की बनाई वो किस पे थी? क्वांटम थ्योरी पे थी। अब उसने किया क्या? उसने कुछ पॉइंट्स दिए। क्या पॉइंट्स दिए? पहला तो उसने ये पॉइंट दिया, उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में करता है, सर्कुलर पाथ में करता है, जिसको उसने किसका नाम दिया? ऑर्बिट का नाम दिया। पहली बात, आपको पता है बोहर ने ये कहा था, बोहर ने भी एक पॉइंट दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है? रिवॉल्व करता है। लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो किस वे से रिवॉल्व करता है। इसने ये बात बताई बोहर ने। इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, और कैसे करता है? सर्कुलर पाथ में, और इस पाथ को उसने किसका नाम दिया? ऑर्बिट का नाम दिया। पहली बात। दूसरी बात इसने क्या की? दूसरी बात इसने ये की, इसने कहा कि हर ऑर्बिट की स्पेसिफिक एनर्जी होती है। हर ऑर्बिट की क्या होती है? स्पेसिफिक एनर्जी होती है। मतलब क्या कि हर ऑर्बिट की मखसूस एनर्जी होती है। अब आप ये समझ लें कि हमारे पास कोई ऑर्बिट का लें, ये एक आपके पास ए ऑर्बिट है, ये आपके पास बी ऑर्बिट है, ये दो ऑर्बिट है। उसने कहा कि हर ऑर्बिट की क्या होती है? स्पेसिफिक एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल इसकी 5 है, इसकी 10 है, समझने के लिए। तो इसकी भी मखसूस है, इसकी भी क्या है? स्पेसिफिक मखसूस है। तो हर ऑर्बिट की उसने क्या कहा? उसने कहा कि स्पेसिफिक एनर्जी होती है। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट उसने क्या दिया? ये दो पॉइंट्स उम्मीद आप क्लियर हो गए होंगे। एक तो उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। कैसे करता है? इन सर्कुलर पाथ, और उसको उसने किसका नाम दिया? ऑर्बिट का। और दूसरी बात उसने कहा कि हर ऑर्बिट की क्या होती है? स्पेसिफिक एनर्जी होती है। तीसरा पॉइंट आपने समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसने कहा कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, गर्दिश करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उसने कहा कि ना तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ना वो एनर्जी रिलीज करता है और ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये पॉइंट बहुत ही
इंपॉर्टेंट है कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में गर्दिश करता है, ना वो एनर्जी रिलीज करता है ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें वो इलेक्ट्रॉन बी में घूम रहा है, बी में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। बोयर ने ये कहा कि जब तक वो बी में ही घूमता रहेगा, स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ना तो वो एनर्जी रिलीज करेगा ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। फिर इसका आंसर भी उसने दिया कि कब वो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा। तो इसी पॉइंट में उसने ये कहा कि जब वो एक ऑर्बिट से, उसने कहा, उससे पूछा गया कि, बल्कि उसने बता दिया कि स्पेसिफिक ऑर्बिट में जब तक वो रिवॉल्व करेगा, ना तो वो एनर्जी रिलीज करता है ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फिर उसने ये कहा कि एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन तब करता है जब वो एक ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है। जब वो एक ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में जाता है इलेक्ट्रॉन, तो तब वो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा। तो मतलब क्या कि अगर वो बी में ही घूम रहा है तो फिर वो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन जब वो बी को छोड़कर ए में आएगा तो फिर वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा। अब इसके बाद एक और उसने बात बताई, उसने ये कहा, जो चौथा पॉइंट है उसका, उसने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट, अगर तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है तो फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। फिर वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब वो लो एनर्जी ऑर्बिट से, आपको पता है कि हर ऑर्बिट की क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी। जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा उसकी सबसे कम एनर्जी होगी। तो आप समझ लें कि ए न्यूक्लियस के सबसे करीब है, इसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है, बी की उससे ज्यादा, सी की उससे ज्यादा, एंड सो ऑन। अगर तो वो लो एनर्जी ऑर्बिट से, वो पहले ए में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर वो ए से बी में जाता है, फिर वो कहता है, बोर ये कहता है कि जब वो लो एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में मूव करता है तो फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल, अगर हमने एक लेवल से, एक सीडी है, सीडी के एक लेवल से ऊपर जाना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। अगर एक लेवल से ऊपर जाना है तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में मूव करता है तो फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और दूसरी बात उसने की कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो फिर वो एनर्जी रिलीज करता है। फिर वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। अब अगर वो पहले बी में घूम रहा था, बी से उसने किस में आना है, ए में, तो फिर वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी से वो किस तरफ मूव हो रहा है, कम एनर्जी की तरफ, तो फिर वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये 4 पॉइंट्स थे। अब उसने एक रिलेशन दिया, उसने कहा क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही, या कम से ज्यादा या ज्यादा से कम, तो फिर क्या होगा, उसने कहा कि डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV। ये उसने एक रिलेशन दिया। उसने कहा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, मतलब पहले अगर ज्यादा थी या कम थी उसमें से माइनस करना, और ये किसके बराबर है, ये HV के बराबर है। अब HV क्या है ये आपने समझ लें। HV क्या है, जो HV है ये हम आगे एक टॉपिक में पढ़ेंगे, मैक्स प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी है, तो वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब H ये हमारे पास क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। यहां पर इतनी बात बहुत है कि ये H क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू भी आपको आनी चाहिए। वैल्यू क्या है इसकी, 6.62 10 की रेज़ -34 जूल सेकंड, ये इसकी है एनर्जी।
ये इसकी वैल्यू है, सॉरी, तो हमारे पास h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये इसकी क्या है, वैल्यू है। और v हमारे पास क्या है, v हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, v हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक हो गया, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। अब और कुछ चीजें बोर ने बताई है, वो आपने अब वो कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा, उनको ध्यान से आपने समझना है। बोर ने एक पॉइंट ये दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये सिर्फ उसी ऑर्बिट में गर्दिश करेगा, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, NH/2 ये हमारे पास इसका अगर मल्टीप्लाई होगा, n का मतलब होल नंबर, अगर तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है h/2 वो इसका मल्टीपल होगा, किसका मल्टीपल, होल नंबर का, मतलब 1 2 3 4, ये किसी का भी अगर मल्टीपल होगा तो फिर उसी में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो हजारों ऑर्बिट्स हैं, लेकिन आपने ये कहना है, बोर ने भी ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ उसी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2, जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, होल नंबर का मल्टीप्लाई होगा, किसका, होल नंबर का। हम ये नहीं कह सकते, हम n की जगह पे क्या कर लेते, 1, उसके बाद h/2, इसमें अब वो रिवॉल्व करेगा क्योंकि होल नंबर का क्या है, मल्टीप्लाई। अगर हम ये कह लें 1.5 h/2 तो इसमें वो रिवॉल्व नहीं करेगा क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, इस वजह से उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में गर्दिश करेगा जो जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, होल नंबर का मल्टीप्लाई होगा। ये बात भी क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज आप ये भी समझ लें, ऑर्बिट हमने बार बार पढ़ा है, बार बार ऑर्बिट का पढ़ा है। ऑर्बिट की एक वैलिड डेफिनेशन आप लिख लें, ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट की जो एक बड़ी वैलिड डेफिनेशन है वो ये है कि ये वो प्लेस है, ये वो प्लेस है, वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्या होती है, मैक्सिमम होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब इसका मतलब क्या है, ऑर्बिट वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का जो इम्कान है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब इसको आप इस तरह समझ लें, अगर आपको किसी ने ढूंढना है और ये कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन सारे भाई घर ही मिलेंगे, तो वो जगह जहां पे आपके मिलने का इम्कान मैक्सिमम है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। वो आपका, आप समझने के लिए ये कह लें जी आपका ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हमने एटम के अंदर ढूंढना हो कि जनाब इलेक्ट्रॉन कहां पे घूम रहा है, तो आपने कहना है कि वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का जो इम्कान है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो, मैक्सिमम, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ये हमारे पास था बोर एटॉमिक मॉडल। उम्मीद है इसकी समझ लग गई होगी। अब ये थोड़ा सा कंपैरिजन है, ये भी कर लेते हैं। ये हमारे पास दो मॉडल हमने पढ़े हैं, एक था रदरफोर्ड और दूसरा हमारे पास मॉडल है बोर मॉडल। ये हमारे पास दो मॉडल, सिंपल सा इनका कंपैरिजन है। रदरफोर्ड मॉडल की बुनियाद आपको पता है किस पे थी, क्लासिकल थ्योरी पे थी। रदरफोर्ड मॉडल की बुनियाद किस पे थी, क्लासिकल थ्योरी पे। बोर मॉडल की बुनियाद किस पे थी, क्वांटम थ्योरी पे थी। ये चीज क्लियर है। दूसरा,
रदरफोर्ड ने ऑर्बिट का कोई तस्वर पेश नहीं किया। रदरफोर्ड ने सिंपल ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, लेकिन ऑर्बिट का कोई उसने आइडिया नहीं दिया था। लेकिन बोर ने क्या किया, इसने ऑर्बिट को एक्सप्लेन किया या ऑर्बिट का इसने तस्वर पेश किया। ये बोर का काम था। ठीक होगा। तीसरी बात, रदरफोर्ड ये कहता था कि एटम बनाता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एटम कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है। लेकिन बोर ने ये कहा, और वो उसने बात ठीक की, ये कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता है? लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। एटम कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता है? लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। चौथा और लास्ट पॉइंट, रदरफोर्ड का हमने एक डिफेक्ट पढ़ा था कि रदरफोर्ड के मुताबिक ये था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है उसकी एनर्जी खत्म होती है और वो न्यूक्लियस में गिर जाता है। इसका मतलब क्या है कि रदरफोर्ड ये कहता है कि एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। एटम को क्या हो जाना चाहिए? डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जो बोर है ये कहता है कि एटम को एग्जिस्ट करना चाहिए। एटम अपना वजूद कभी खो नहीं सकता। एटम क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो ये चार पॉइंट्स हैं कि एक उसकी बुनियाद क्लासिकल थ्योरी पे, इसकी क्वांटम थ्योरी पे। इसने ऑर्बिट का कोई तस्वर पेश नहीं किया, इसने ऑर्बिट का तस्वर पेश किया। इसकी ने कहा कि एटम कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और इसने कहा कि एटम कौन सा बनाता है? लाइन स्पेक्ट्रम। इसने ये कहा कि एटम को क्या होना चाहिए? डिस्ट्रॉय। और इसने कहा कि एटम को क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये हमारे पास आज ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के दो टॉपिक्स थे। इसके बाद हमें मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पढ़नी है, बोर के फार्मूलाज पढ़ने हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक्स आगे हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ लग गई होगी। अगर फिर भी नहीं लगी तो आपने जरूर पूछना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।